डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान जंग पर लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, भारत की तैयारी, विपक्ष संग एकजुटता से लेकर जमाखोरों को वार्निंग तक। पीएम ने बताया सरकार युद्ध के बीच क्या कदम उठा रही। ईरान को 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज खोलने की चेतावनी को ट्रंप ने 5 दिन के लिए टाला। वहीं ईरान ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी का जवाब। हॉर्मुज पार करने वाले चुनिंदा जहाजों से ईरान करेगा वसूली, 18 करोड़ देना होगा टोल। योगी कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्ताव को मंजूरी, किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला। गेहूं का एमएसपी 160 बढ़ा, 30 मार्च से शुरू होगी खरीद। ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले, गोरखपुर बनेगा अगला सोलर सिटी। असम विधानसभा चुनाव में अकेले हाथ आजमाएगी हेमंत सोरेन की जेएमएम, 19 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। असम के आदिवासी वोटों पर है नजर। बिहार के गयाजी में डाक पार्सल की आड़ में नशे का गोरख धंधा। सर्च ऑपरेशन में डाक पार्सल लिखे कंटेनर से 2 करोड़ का गांजा जब्त। पुलिस गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर। जो मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार इस युद्ध के बीच क्या कदम उठा रही है ताकि भारतवासियों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में हॉर्मुज के रास्ते आपूर्ति आना चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित देशों में भारतीय दूतावास लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वहां काम करने वाले भारतीय हो या घूमने गए पर्यटक, सभी की मदद की जा रही है। भारत और प्रभावित देशों में 24 घंटे इमरजेंसी हेल्पलाइन और आउटरीच रूम बनाए गए हैं। इसके जरिए हर जरूरतमंद को ताजा जानकारी दी जा रही है। पीएम ने बताया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 3,75,000 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। सिर्फ ईरान से ही करीब 1000 भारतीय वापस आए हैं, जिनमें 700 से ज्यादा मेडिकल छात्र हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, गैस, खाद और जरूरी सामान हॉर्मुज के रास्ते आता है। जंग के बाद से इस रास्ते से जहाजों का गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर न पड़े। पीएम ने बताया कि भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी यानी रसोई गैस बाहर से मंगवाता है। सप्लाई में अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को पहली प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही देश के अंदर ही एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश भी जारी है। पीएम ने कहा कि इस जंग ने दुनिया में जो मुश्किल हालात बनाए हैं, उनका असर लंबे समय तक रहेगा। इसलिए हमें तैयार रहना होगा और एकजुट रहना होगा। पीएम ने संसद में बताया कि पश्चिम एशिया की जंग और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत पिछले 11 सालों से खुद को तैयार कर रहा है। पीएम ने बताया कि 11 साल पहले देश की सौर ऊर्जा क्षमता सिर्फ 3 गीगावाट थी। आज यह बढ़कर 140 गीगावाट हो गई है। यह 40 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी है। पिछले 1 साल में ही देश भर में 40 लाख रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। पीएम सूर्यघर फ्री बिजली योजना ने इसमें बड़ी मदद दी है। पीएम ने कहा कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक भारत ने हर मंच पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने खुद पश्चिम एशिया के सभी अहम नेताओं से बात की और तनाव कम करने की अपील की। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि आम नागरिकों पर हमले बंद हो, ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर हमले बंद हो, व्यापारी जहाजों पर हमले बिल्कुल मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ऐसे संकट में कुछ लोग मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए सभी कानून व्यवस्था एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा हर मोर्चे पर मजबूत की जा रही है। तटीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है।
मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है, जहां ईरान ने अमेरिका द्वारा उसके बिजली संयंत्रों पर हमला करने पर हॉर्मस जल जमरू मध्य को पूरी तरह से बंद करने और क्षेत्रीय ऊर्जा और जल बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले की धमकी दी है। यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज जल जमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चेतावनी देने की बात आई है। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में कसीयिमा ब्रिज को उड़ा दिया है, जिसे लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन ने जमीनी आक्रमण का पूर्वाभास कहा है। अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमले जारी रखे गए हैं और इजरायली सेना ने ईरानी मिसाइलों को रोकने की खबर है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। इन सबके बीच ईरान इस जलमार्ग से गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों को $20 लाख ट्रांजिट शुल्क की घोषणा की है। दरअसल ईरान द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि जल जमरू मध्य को 48 घंटों के भीतर पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली ढांचों को ध्वस्त कर देगा। अमेरिका इजरायल से युद्ध लड़ रहे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ चुनिंदा जहाजों पर $20 लाख का शुल्क लगाने का फैसला किया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने एक्स पर तेहरान की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हॉर्मुज जल जमरू मध्य ईरान के विरोधियों को छोड़कर सभी के लिए खुला है। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य ईरानी सांसद अलाउद्दीन बेरोजेर्दी ने बताया कि यह बाहरी शुल्क पहले ही लागू किया जा चुका है, जो इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण के लिए ईरान के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। यूपी कैबिनेट की आज हुई बैठक में 35 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। खाद्य और रसद विभाग के अनुसार इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपए ज्यादा है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों को उनकी इस फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। घाटमपुर पावर प्लांट में 660 मेगावाट की 3 यूनिट स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से 2 यूनिट पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जबकि तीसरी यूनिट जल्द ही चालू होने वाली है। अयोध्या के बाद अब गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर के चिलुआताल में 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा के 2 प्रस्ताव थे, एक परंपरागत ऊर्जा का और एक नवीन ऊर्जा का। परंपरागत में हमारा घाटमपुर का जो पावर प्लांट है उसमें 660 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाने का प्रावधान था, जिसमें से पहली यूनिट 12 दिसंबर 2024 को शुरू हो गई, दूसरी 9 दिसंबर 2025 को शुरू हो गई और तीसरी आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट और खास तौर से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने वाली हमारी ये योजना है कि निजी बिजनेस पार्क निर्माण करने का आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपया प्रति क्विंटल भारत सरकार ने निर्धारित किया है। गत वर्ष की तुलना में 160 रुपए की इसकी प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। 30 मार्च 26 से 15 जून 2026 तक इसकी खरीदारी की जाएगी। राज्य के भीतर कुल 8 क्रय एजेंसियों के द्वारा खरीद की होगी। 6500 क्रय केंद्र सभी 75 जनपद के भीतर मिलकर के चलेंगे। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वह इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी।
कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। झामुमो के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की थी। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे और रणनीति को लेकर कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद झामुमो ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। झामुमो ने असम में 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी को तीर कमान चुनाव चिन्ह भी मिल गया है और उम्मीदवारों को सिंबल देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह सौंपा। पार्टी के कुछ अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए गए हैं। माजबत विधानसभा सीट से प्रीति रेखा बरला को टिकट दिया गया है। सोनारी सीट से बलदेव तेली को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा झामुमो ने सहयोगी के तौर पर CPIML के लिए एक सीट छोड़ने का फैसला किया है। असम विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही झारखंड की सत्ता दलें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के मैदान में भिड़ंत पर कवायद तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के दिल्ली जाते ही JMM द्वारा अब 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा सामने आई है। ऐसे में पार्टी JMM के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से खास बातचीत में झामुमो की बड़ी रणनीति पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई बड़े दावे किए हैं। मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आसाम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बाकी राज्यों की, तो उसे लेकर जिस तरीके से तैयारियां शुरू कर दी, वहां वो गए, भाषण भी देते नजर आए, आदिवासी समुदाय को लेकर वो आवाज बुलंद करते नजर आए। क्या लगता है आपको आसाम में इस बार तख्ता पलट की सिचुएशन होगी और किस तरीके से इंडिया गठबंधन, यहाँ जो गठबंधन है वो इस पर तय कर रही है रणनीति? पूरे देश में लगभग 12.5 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोग बसते हैं और अगर झारखंड को अपवाद के रूप में कह दिया जाए तो पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जो आदिवासी भाई, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो आज जब झारखंड में 2019 से जब माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और आदिवासियों, मूलवासियों को केंद्र में रखकर जिस तरह से फोकस करके उनके लिए काम हुए, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। बहुत सारे हमारे झारखंडी भाई, बिहार से लोग, बहुत सारे प्रदेशों से लोग असम में जाकर बसे हुए हैं। अच्छा, छोटा सा एक ये जानना चाहेंगे, जैसे कि बाकी राज्यों में इंडिया गठबंधन साथ चलती है या इंडिया गठबंधन के साथ ही झामुमो चलती है, लेकिन क्या आसाम में भी ऐसा ही कुछ है? इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस और JMM साथ चलेगी या फिर अलग दिशा में, अलग तरीके से अलग JMM जाना चाहती है? इस पर विस्तार के लिए देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमेशा उनकी सोच सकारात्मक रहती है और जहां भी अपना, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन जैसे वो हमेशा मजबूत रखना चाहते हैं, अच्छे लोगों के हाथ में जिम्मेदारी देना चाहते हैं, वैसे ही आज गठबंधन में रहते हुए वो चाहते हैं कि गठबंधन काफी मजबूत हो। झारखंड कैबिनेट के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हमारे बीच नजर आए, जिन्होंने केंद्र की विदेश नीति पर भी कड़ा सवाल खड़ा किया है और देखना होगा आने वाले समय में किस तरह की पहल ली जाती है केंद्र की तरफ से, जो स्थिति है इस पर। वहीं आगामी जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में, इसे लेकर भी किस तरीके से इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति तय कर भाजपा को करारी शिकस्त देने में कामयाब होती है, ये भी चुनाव के समय देखना होगा। हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति राजी, नमस्कार। असम समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की रणनीति पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस से एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल JMM और कांग्रेस में समन्वय की स्थिति पर उठ रहे सवालों के बीच रांची में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए अलग अलग चुनाव लड़ने की मंशा पर जवाब दिया। अच्छा, ये जो चुनाव हो रहे हैं सर बंगाल में, असम में, वहाँ पर अगर असम की बात किया जाए तो JMM कांग्रेस के बीच किस तरीके से समन्वय बनी है अब तक? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन परिवार जो है वो वक्त आने पर अपनी अपनी भूमिका निभाता है। राज्यसभा चुनाव आएगा, हम सब इंटैक्ट रहेंगे। अब किसी अन्य राज्य में अगर JMM पैर पसारना चाह रही है तो उसे तो उसका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो गठबंधन में शामिल होकर हो या गठबंधन से बाहर जाकर हो, लेकिन उसमें टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक राज्य में साथ में हैं, हम दूसरे राज्य में लड़ने जा रहे हैं।
और ये कोई विपक्ष हमारे सत्ता दलों के साथ ही नहीं है। आप महाराष्ट्र चुनाव उठाएंगे तो वहां पर एनसीपी और शिवसेना और बीजेपी तीनों अलग अलग चुनाव लड़ी हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि जहां पर एक राज्य में साथ हों, तो अगर नए राज्य में हम कुछ अपने पैर को पसारना चाह रहे हो, अपने राजनीतिक अनुभव को दूसरे राज्य के साथ बांटना चाह रहे हो, तो उसमें अच्छा, आपने राज्यसभा चुनाव के बारे में बात की। एक सवाल है कि जेएमएम जो है सो दावे कर रही है इस बार 2 सीटों पर जेएमएम अपनी उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, जेएमएम दावेदारी कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय जेएमएम और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है वहीं बैठ के लेंगे। इतना जरूर कहेंगे कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा, जिसको भी महागठबंधन परिवार मिलकर चुनेगा, हमारे सब विधायक इंटैक्ट होकर उसे चुनने का काम। ये मेरा भी मानना है, मैंने भी बोला है कि बिहार जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। असम में अगर जेएमएम ने जिस तरीके से अपनी मजबूती दिखाई है, हेमंत सोरेन जी के 2 कार्यक्रम को हम लोग ने बहुत क्लोजली देखा है, जिस तरीके से आदिवासी समाज का जनसलाब उभरा है, मैं समझता हूँ। मैंने ये प्रभारी जी से भी डिस्कस किया है कि हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने साथ महागठबंधन के तौर पर, महागठबंधन परिवार के तौर पर असम में और बंगाल में दोनों जगह लेना चाहिए। आखिरी सवाल, बिहार में जिस तरह से कांग्रेस के 3 नेता टूटे राज्यसभा चुनाव की तरह, अब आगामी अगर झारखंड में जब राज्यसभा चुनाव होगा किस तरीके के? नहीं, ऐसा नहीं हो। महागठबंधन इंटैक्ट, यहाँ पर इंटैक्ट। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। पप्पू यादव ने प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुआ मक्का की फसल को लेकर किसानों के लिए मुआवजे और ऋण माफी की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने डगरुआ में हुई गैंगरेप और हत्या की घटना पर आक्रोश जताते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में हालिया प्राकृतिक आपदा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में लगी मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सांसद ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित किसानों को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए। खेती के लिए लिए गए किसानों के तमाम कर्ज भी माफ किए जाए। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार सरकार की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 13 करोड़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान जनहित के बजाय राज्यसभा की सीटें बढ़ाने और राजनीतिक समीकरणों पर है। डगरुआ में युक्ति के साथ हुई गैंगरेप और हत्या की जघन्य वारदात पर संसद ने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं और प्रशासन सो रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो ये नेचुरल डिजास्टर आया, साइक्लोन, तूफान, बारिश, जिसके चलते सीमांचल, कोसी, बिहार का आधा लगभग, खास तौर पर सीमांचल और कोसी में जो मक्के की खेती, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा जो इलाका है, सबसे ज्यादा मक्का 65% खेती देश में बिहार में सीमांचल होती है। लगभग किसान 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर के 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ में फसल लगाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत कल यानी 24 मार्च को रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन पहुंच रहे हैं। सीएम के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने न केवल जिलों को करोड़ों की योजनाओं का उपहार देंगे, बल्कि एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम कुल 308 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 480 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रगति यात्रा के दौरान घोषित पुरानी योजनाओं की जमीनी हकीकत की समीक्षा की जाएगी। डेहरी के बीएमपी मैदान में मुख्यमंत्री जनता से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 2 घंटे तक डेहरी ऑन सोन में मौजूद रहेंगे। रोहतास की डीएम उदिता सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ नई विकास योजनाओं की नींव रखी जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर एसपी रोशन कुमार ने कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
और वहाँ पर इंटेक वेल का बीयर का इनका भी निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ प्रगति यात्रा में जितने स्कीम अनाउंस किए गए हैं उन सभी स्कीमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिला में अन्य विकास योजना जो हो रहा है उन सभी का भी स्टॉल के माध्यम से अवलोकन किया जाएगा। साथ ही साथ जिले में 308 शिलापटों के माध्यम से 480 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन का कार्यक्रम किया जाएगा। अधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक को भी रेगुलेट करने के लिए दोनों तरफ से जो सासाराम से जो लोग जाएंगे वो और जो औरंगाबाद तरफ से लोग आएंगे उनके लिए भी पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक रेगुलेशन लगाया गया है। बिहार के गयाजी जिले में पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। मग निषेध टीम और बहेरा थाना की संयुक्त कार्रवाई में एक डाक पार्सल लिखे कंटेनर ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ब्लू डार्ट DHL के नाम का सहारा लिया था, लेकिन उनकी चालाकी काम नहीं आई। आपको बता दें कि बहेरा डोबी मार्ग पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 394 किलो गांजा बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने वैशाली जिले के रहने वाले 2 तस्करों गणेश कुमार और मोनू कुमार को गिरफ्तार किया है, जहां पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गांजा झारखंड के चतरा से जहानाबाद ले जाया जा रहा था। इस मामले में शेरघाटी 2 के SDPO अजय प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम गठित की गई। वाहन रोकने पर पहले तस्करों ने कुरियर का बहाना बनाया, लेकिन सख्ती बरतने पर सच्चाई सामने आ गई। पुलिस अब गिरोह के अन्य नेटवर्क को खंगाल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।